नमस्कार। इस वीडियो में हम राज्य के बारे में समझेंगे कि राज्य से आशय क्या है और राज्य के आवश्यक तत्व क्या हैं। सबसे पहले बात राज्य से यानी राज्य की परिभाषा से आती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम समझते हैं कि राज्य मतलब एक स्टेट, यानी जैसे यूपी एक स्टेट हो गया, महाराष्ट्र एक स्टेट हो गया। मैकाइवर भी कहते हैं कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य जैसे स्पष्ट शब्द की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से की है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इसको हम बोलचाल की भाषा से कहीं अधिक विशिष्ट और वैज्ञानिक अर्थ में इसको लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है राज्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यूनानी शब्द पोलिस से, पोलिस माने यूनान में प्राचीन नगर राज्य होता था। तो यूनानी का जो पोलिस था वहीं से अंग्रेजी में स्टेट शब्द आया और हिंदी में उसी का रूपांतरण राज्य शब्द का चलता है। प्राचीन विचारक जो थे वो राज्य को एक तरीके से देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों का समुदाय मानते थे जो अपने सुख और लाभ के लिए निर्मित किया गया है। अरस्तु जैसे विद्वान कहते भी हैं कि राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्व और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सिसरो भी कहते हैं कि राज्य उस समुदाय को कहते हैं जिसमें यह भावना विद्यमान हो कि सब मनुष्य को उस समुदाय के लाभों का परस्पर मिलकर उपभोग करना चाहिए। यह जो विचार हैं यह कानूनी होने की अपेक्षा नैतिक अधिक है, यानी राज्य के जो वर्तमान परिवेश में जो यथार्थ स्वरूप है उस पर प्रकाश नहीं पड़ता। ये मानते हैं कि व्यक्तियों का एक समूह है जो अपने लाभों के लिए अपने कुछ अधिकार कुछ लोगों को देकर और संगठित हो चुका है, उसी को राज्य कहते हैं। लेकिन आधुनिक विचारक इस बात को इस बात से आधुनिक विचारक जो हैं इस बात से कहीं आगे जाकर अपनी बात रखते हैं। उसमें एक विचारक पलंस्की का कथन आता है कि किसी निश्चित भूभाग में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है, किंतु यह भी कथन पूर्ण नहीं है। प्लास्की कहते हैं कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। यानी वो भूभाग, संप्रभुता, जनसंख्या सारी चीज़ों को तो मानते हैं, लेकिन प्लास्की की परिभाषा में जो एक विशिष्ट दोष है वह कह सकते हैं कि वो आंतरिक स्तर पर शासन सत्ता को स्वीकार तो करते हैं, आंतरिक स्तर पर शांति व्यवस्था बाकी चीज़ें उसमें सरकार संप्रभु तो है, लेकिन वो अपनी विदेश नीतियों या बाह्य कानूनों में स्वतंत्र नहीं है। सबसे सटीक जो मत है वो गार्नर का है। गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान तथा सार्वजनिक धारणा के रूप में राज्य संस्था में कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो किसी प्रदेश की निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो और जिसका एक संगठित शासन हो, जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः कहता हो। गार्नर की इस परिभाषा से राज्य के 4 आवश्यक तत्व निकलकर हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले राज्य का जो प्रमुख तत्व है वह जनसंख्या है, यानी जनसंख्या ही वह तत्व है, जब तक लोग नहीं होंगे तब तक समाज या राज्य की कल्पना ही बेकार है। तो जनसंख्या जो तत्व है यह राज्य का मानवीय आधार है। यह एक तरीके से राज्य का कच्चा माल है जिनके बिना राज्य की कल्पना ही नहीं हो सकती। कौन शासक होगा, कौन शासित होगा, इसकी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। तो जनसंख्या राज्य की आवश्यक तत्व है। प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वानों ने राज्य की जनसंख्या के बारे में अपना मत रखा है। प्लेटो कहते थे 5040 लोग एक राज्य में होने चाहिए और अरस्तु इसको लगभग 10,000 तक मानते थे। अरस्तु का कहना भी था कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं। यह उनकी आदर्शवादी धारणा थी। राज्य का जो दूसरा तत्व है वह एक निश्चित भूभाग है, यानी यह जो जनसंख्या है यह रहेगी कहाँ। एक प्रदेश तो होना चाहिए। जैसे खानाबदोश लोग जो हैं वो राज्य का कभी नहीं निर्माण कर सकते, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते फिरते रहते हैं, उनका कहीं अस्थायी निवास नहीं होता है। तो अस्थायी निवास के लिए एक जगह चाहिए। तो एक भूभाग जो है, निश्चित भूभाग, वह राज्य का दूसरा आवश्यक तत्व है। राज्य का तीसरा जो आवश्यक तत्व है वह सरकार है, यानी एक भूभाग पर कुछ लोग रह रहे हैं लेकिन उनके बीच कानून, नियम या उनको संचालित करने का साधन नहीं है। किस प्रकार ये चलेंगे। तो सरकार से आशय कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक तंत्र, ये सारी चीज़ों से है। तो राज्य जब चलेगा तो उनको चलाने के लिए एक तंत्र चाहिए। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राज्य का जो चलाने का जो प्रमुख इंजन है वो सरकार है और सरकार द्वारा ही राज्य की नीतियाँ तय की जाती हैं
और जनता पे लागू की जाती है। नहीं तो सरकार नहीं होगी तो कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देगा, कोई व्यक्ति किसी के घर चोरी कर लेगा तो उनको दंड कौन देगा, या फिर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पुरस्कार कौन देगा, यह सब निर्धारण कौन करेगा। तो इसलिए राज्य का तीसरा आवश्यक तत्व तो सरकार हो जाती है। और राज्य का चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसको राज्य का प्राण भी कहते हैं, यह है संप्रभुता। यानी संप्रभुता वह होती है कि राज्य जो है अपने विदेशी मामलों में या फिर स्वशासन में पूर्ण तरीके से स्वतंत्र हो, यानी किसी के दबाव में ना हो। यह नहीं कि वो विदेशी मामलों में विदेशी मामले किसी और के अधीन हो, वो इस मामले में पूर्ण स्वतंत्र हो। तो यह राज्य का चौथा इम्पॉर्टेंट तत्व हो जाता है। जैसे राज्य को हम एक शरीर के रूप में देखते हैं, तो जो हमारे राज्य का मस्तिष्क है वो सरकार होती है, और शरीर जो है, ये शारीरिक ढांचा जो है, उसमें निश्चित भूभाग आता है, रक्त और मांस जो है वो जनसंख्या होती है, और राज्य का जो प्राण है, आत्मा है, वो संप्रभुता है। इसके बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। तो बात यहाँ यह आती है कि एक उदाहरण हम लेते हैं, कि केस स्टडी लेते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री किसी देश, अन्य देश यानी इंग्लैंड से या यूएसए से कोई ऐसी संधि नहीं कर सकता बिना भारत सरकार के परमिशन के। तो वो संप्रभुता नहीं है, तो वह राज्य के मतलब वर्तमान समय में जो राज्य की परिभाषा है उसके अंतर्गत नहीं आता। इसी प्रकार अन्य राज्य भी, महाराष्ट्र भी नहीं कर सकता, राजस्थान भी नहीं कर सकता। तो यह जो मेन तत्व है संप्रभुता, यह राज्य की रीढ़ है, प्राण है। अब एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया है, क्या यह अभी एक राज्य है? तो क्योंकि ये तो अन्य देशों के साथ समझौता करता है, संप्रभुता है इसके पास, लेकिन इसके पास कोई निश्चित जनसंख्या नहीं है, न ही कोई निश्चित भूभाग है। तो प्राण होने पर भी जब ढांचा नहीं होगा तो वह राज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि राज्य केवल भूमि या लोगों का समूह नहीं है, यह एक ऐसी राजनीतिक और आध्यात्मिक इकाई है जो जनसंख्या, भूभाग और सरकार के माध्यम से संप्रभुता का प्रयोग करती है। धन्यवाद।